8 सितंबर 2025। यही वो तारीख थी जब नेपाल की संसद खून से लाल हो गई। पुलिस ने फायरिंग की और 20 से ज्यादा नौजवान मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब इसको क्या किसी ने किसी की डायरेक्शन के थ्रू हुआ नहीं हुआ, ये तो अभी कहना बड़ा मेरे ख्याल वक्त से पहले की बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ज़रूर कुछ तंजीमें ऐसी होंगी, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने आह्वान किया होगा लोगों का कि सड़कों पे उतरो, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर निकल गया। ये ज़रूर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ और जो ग्रुप्स हैं जो ज़्यादा संयोजित हों, उन्होंने सोचा हो कि यार ये अच्छा मौका है, इसमें उपद्रव को और बढ़ाओ। अब जो उस दिन फायरिंग हुई है उसमें 20-25 लोग मारे गए हैं। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि क्या वो सिर्फ सारे के सारे पुलिस फायरिंग से मारे गए हैं या किसी प्राइवेट फायरिंग से मारे गए हैं, क्योंकि जब इस तरीके का उपद्रव होता है तो फिर जो शरारती तत्व होते हैं वो भी आकर अपना हिस्सा डालते हैं। और जब वो बात फट जाती है और एक कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर वही दृश्य होते हैं जो हम श्रीलंका में भी देख चुके हैं, बांग्लादेश में भी देखा, अब हम नेपाल में देख रहे हैं। प्रदर्शन काठमांडू से शुरू हुआ था और जल्द ही पोखरा, बुटवल, इटहरी, भरतपुर और दमक तक फैल गया। पूरे देश में कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद किया गया, आर्मी तैनात हुई, लेकिन गुस्से की लहर पहाड़ों से भी ऊंची थी। लाखों लोग सड़कों पर थे। चारों तरफ आग ही आग आप पाएंगे, क्योंकि ये जो दफ्तर है इसके अलावा पूरी सड़क पर भी पूरी तरीके से आग लगाई गई है। और ये चारों तरफ जो धुएं के गुबार और आग देख रही होंगी, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें थी, उनमें आग के हवाले कर दिया गया है और ये अभी भी आग जल रही है। आप देखिए किस कदर, और ये सिर्फ गुस्सा है उन लोगों का जो सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसी को लेकर ये पूरे नगर निगम का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा ऑफिस था उसको आग के हवाले किया गया है। और हजारों की तादाद में यहाँ पर युवा और यूथ प्रदर्शनकारी मौजूद थे और अभी भी बाहर का जो एरिया अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। हाल में इस हिसाब से ये जो सरकार है, ये सरकार एकदम आपराधिक सरकार है, हथियारा सरकार है। इसमें बहुत सारे युवाओं का जान ले लिया गया है। इस्तीफा दे दिया, इसके बाद ये इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से नहीं होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि कोई भी इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये युवा लोगों का आक्रोश है। यहाँ पे सरकार ने हमको ज्यादा ही हेट दिया, उसने बड़ा एक करप्शन किया, इसलिए ओके ये होना था, एक बार होना था। इतना वायलेंट होने का कारण क्या है कि उनसे 20 से ज्यादा यूथ को सीधे गोली मार के मार दिया गया। यूथ को ये प्रोटेस्ट करप्शन के लिए है। हम सब लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि अब नहीं सह पाएगा। अब जो होगा अब युवा पुस्ता करेगा। हम लोग को ये बुरा लोग नहीं चाहिए। अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। ये ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ देश में, ठीक है ना। तो आम नागरिक भूख से मर रहे, उसका संतान लोग और उसका नाती लोग, वो लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल की हालत पिछले कई सालों से खराब थी। महंगाई आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ नेताओं की विलासिता के वीडियो वायरल हो रहे थे। महंगी कारें, आलीशान रिसॉर्ट्स, पार्टी करते नेपो किड्स, यही तस्वीरें आग में घी का काम कर गई। सरकार ने सोचा था कि बैन लगाकर मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोशल मीडिया बंद होते ही छोटे बिजनेस ठप पड़ गए, टूरिज्म को झटका लगा, विदेशों में बसे नेपाली अपने घरों से कट गए और यहीं से आक्रोश ने आंदोलन का रूप ले लिया। दूसरे दिन यानी 9 सितंबर को काठमांडू की सड़क पर हमला होता है। बैरिकेड तोड़े जाते हैं और आगजनी होने लगी।
मंत्री इस्तीफे देने लगे और आखिरकार प्रधानमंत्री ओली को भी सत्ता छोड़नी पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका में 2022 में हुआ था या बांग्लादेश में 2024 में। नेपाल का आंदोलन अब इतिहास की किताबों में दर्ज होगा, क्योंकि इसे युवाओं ने लिखा है। 13 से 28 साल के नौजवानों ने। नेपालगंज का भंसार कार्यालय है बांके, ये लगता है लुम्बिनी जो प्रदेश है उसमें है, बांके जिले का, और वहाँ पर इस तरीके से आग के हवाले किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये जो दिखाती हैं कि किस तरीके से जो भंसार ऑफिस है वो बांके में मौजूद है, जो लुम्बिनी का है वहाँ पर इसको आग के हवाले किया गया है, क्योंकि शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग कर रहे थे कि भ्रष्टाचार सरकार हटनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, एक तरीके से पारदर्शिता आनी चाहिए, और इसी वजह से सारे युवा एकजुट हुए और इस तरीके की अलग अलग घटनाएं सभी जगह चल रही हैं। नेपाल में अब सोशल मीडिया से बैन हट चुका है, पुलिस सरकार गिर चुकी है, मंत्री भाग रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है। क्या ये जीत स्थायी है? क्या नई सुबह नेपाल को मिलेगी? क्या नेपाल स्थिरता की तरफ बढ़ पाएगा?